नाजरीन, इंसानी जिस्म में दिमाग से लेकर पाँव तक छोटी बड़ी नालियों का एक जाल सा बिछा होता है जिसमें हर वक्त खून एक खास रफ्तार से गर्दिश करता रहता है। अगर ये खून अपनी उमूमी रफ्तार से गर्दिश करे तो इंसान सेहतमंद रहता है, बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहती है। लेकिन अगर इस रफ्तार में कोई रुकावट आ जाए या तेजी आ जाए तो फिर फिशारे खून का मर्ज लाहक हो जाता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में गर्दिश करते वक्त जो दबाव खून का आपकी ब्लड वेजल्स पर पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो कि हाई भी हो सकता है और लो भी। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं, जो कि एक मूजी और जानलेवा बीमारी है। किसी जमाने में इसे अमीरों की और बड़े बूढ़ों की बीमारी करार दिया जाता था, लेकिन अब तो 6 साल के बच्चे में भी इसकी तस्दीक हो चुकी है और 30 से 40 ईयर के जो लोग हैं उनमें इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ। और बसा औकात जो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको खुद भी पता नहीं होता कि उसको ये मसला दरपेश है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सो आज के प्रोग्राम में हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इश्तियाक, जो कि मेडिकल कंसल्टेंट हैं, ICU और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शमूना अरशद, असिस्टेंट कंसल्टेंट ICU शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। जी डॉक्टर वासिब, आप मेडिकल कंसल्टेंट हैं, तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर है क्या सादा अल्फाज में, और एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक, तो दोनों ब्लड प्रेशर्स में क्या फ़र्क है? अगर हम आम अल्फाज में ब्लड प्रेशर की तारीफ़ करें तो ब्लड प्रेशर जो हमारी खून की नालियाँ हैं जो दिल से प्रेशर खून को लेके जा रही हैं, उसमें जो प्रेशर है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सही। तो ये आम तौर पे 2 किस्म का होता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। आम पॉपुलेशन के समझने के लिए ऊपर वाला जो अब उसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो वाला ब्लड प्रेशर होता है जो खून की नालियों में जब दिल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस टाइम जो मौजूद होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और दूसरा ब्लड प्रेशर है डायस्टोलिक, वो वाला ब्लड प्रेशर है जब दिल हमारा रिलैक्स हो रहा है और उसमें खून वापस आ रहा है तो खून की नालियों में जो प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक वो कम हो जाता है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इनकी कॉम्बिनेशन के साथ ही लाइफ चल रही होती है, यानी कि इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसकी वजह से पूरी बॉडी में जो है खून गर्दिश कर रहा होता है। सही। डॉक्टर शमूना, उन्होंने बताया कि किस तरह से फ़र्क है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में। तो नॉर्मल BP कितना होना चाहिए? क्या एज के लिहाज से ये डिफरेंट होता है और इसकी कितनी रेंज होती है? बेसिकली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसकी रेंज जो हमारी आती है न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, दैट इज़ 120/80। अगर इससे कम होगा तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है, लाइक 130 तक, 120/to 130 जो कि ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है, और जो लोअर ब्लड प्रेशर है वो 80 तक ही हो, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली इट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। मीन्स ये कि ये आपकी वो कंडीशन है जिसमें आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ नहीं है लेकिन यू आर प्रोन टू फॉर दिस डिजीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद इसकी 2 स्टेजेस आ जाती हैं, एक स्टेज 1 है और एक स्टेज 2 है। स्टेज 1 वो ब्लड प्रेशर होता है जिसमें हाइपरटेंशन इसको कहते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर आपका 140 जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर उससे नीचे है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से ऊपर होता है। जबकि स्टेज 2 ब्लड प्रेशर में आपका 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर इससे ऊपर होगा और 90 से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका ऊपर होगा। यानी 140/90 जो है वो कट ऑफ रेंज है, और उससे अगर ये ज्यादा हो रहा है तो फिर हाइपरटेंशन का मर्ज जो है स्टेज 2 वो आपको लाहक हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर वासिब, ये कौन सी उम्र का जो है मर्ज है? क्योंकि पहले जिस तरह की मैंने कहा कि बड़े बूढ़ों में होता था, अमीरों में भी होता था, अब ये हर उम्र के लोगों में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? तो ब्लड प्रेशर जो है ये बुनियादी तौर पे 3 किस्म के इसे हम तफरीक करते हैं। तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा। अगर ये छोटी उम्र में होगा तो इसकी और वजूहात होती हैं। इसे आमतौर पे छोटी उम्र में अगर ब्लड प्रेशर हो तो उसकी हमें कोई ना कोई वजह मिल जाती है। और अगर ये 35 एज से ऊपर वाली उम्र में हो तो ये आमतौर पे जिस्म में ऐसी खराबी होती है जो बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है। तो इसमें आमतौर पे हमें वजह नहीं मिलती, तो उसे जो है हम एसेंशियल हाइपरटेंशन। लेकिन ज़्यादा नुकसानदेह तब है अगर किसी छोटे बच्चे में हो रहा है, यंग फीमेल्स में हो रहा है, तो फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया की वजह से। उसमें इम्पॉर्टेंट यह जो आपने क्वेश्चन किया है कि अगर ये यंग एज में होगा तो उसमें हमें क्योंकि कोई वजह मिलने के चांसेस होते हैं 90% केसेस में, तो उसका फ़ायदा ये होता है अगर वो वजह मिल जाए और उस वजह को हम हल कर दें तो मरीज का ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। सही। तीसरी किस्म का ब्लड प्रेशर वो है जो कि
प्रेग्नेंट हमर वाली औरतों में होता है, जो आमतौर पर प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है, जो कि 5 महीने के बाद शुरू होता है और सम टाइम प्रेगनेंसी के एंड तक जाता है आमतौर पे। तो ये 3 किस्में हैं ब्लड प्रेशर की। तो इसमें जो अब बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है वो वाली है जो कि 30-35 साल की उम्र से ज़्यादा है। अच्छा। जैसे आपने बताया कि पहले ये जो है अमीरों की बीमारी थी, तो अब ऐसा नहीं रहा। अब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में शायद ये जो है ज़्यादा प्रिवेल कर गई। सही, उसकी वजूहात पर भी बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर शमूना, क्या ये खुद में एक इलामत है या ये एक बीमारी है? और प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क है, ये भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज बड़ी कॉमनली यूज़ होती हैं आजकल। बिल्कुल। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो बेसिकली आप ये समझिए कि ब्लड प्रेशर खुद एक बीमारी है, जिसकी वजह से आपके बाकी जो जिस्म के आज़ा हैं वो मुतासर हो सकते हैं। जैसे कि आपका हार्ट है, आपका ब्रेन है, आपकी किडनीज है, ये सब चीज़ें इससे अफेक्ट हो सकती हैं। जबकि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, इसका मीनिंग ये है कि ये वो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है जिसमें दूसरी बीमारियों की वजह से आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ होगी, जिसमें जो मोस्ट कॉमन होती है वो गुर्दों की तकलीफ होती है कि अगर उसमें आपका कोई इशू है तो उसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है तो वो भी आपकी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की कॉज कर सकती है। इसके अलावा थायराइड की बीमारी से आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है और मुख्तलिफ किस्म की इसके अलावा बीमारियाँ होती हैं। डॉक्टर वासिब, बीपी लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हम में से अक्सर को नहीं पता? और ये भी बताइएगा कि बाजू जो है उसको किस लेवल पर रखना चाहिए। पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि बीपी लेना कब है, किस तरह से लेना है, किस टाइम पर लेना है, दिन में कितनी दफ़ा लेना है, हफ्ते में कितनी दफ़ा लेना है, रैकेट किस तरह से मेंटेन किया जाए अपने डॉक्टर के पास जाने से पहले? अच्छा, इसमें ऐसे है कि बीपी नंबर 1 तो ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ डॉक्टर के ऑफिस में ना हो, वो घर में भी लिया हुआ हो। जब हमने ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करना होता है तो उसके लिए हमें मल्टीपल रीडिंग्स चाहिए होती हैं। नंबर 2 ये है कि जब भी ब्लड प्रेशर लेना है तो पेशेंट को रिलैक्स होना चाहिए, यानी कि वो किसी स्ट्रेस वाली कंडीशन में ना हो, जो फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और बीपी उस वजह से ज़्यादा आता है। आम लैंग्वेज में वाइट कोड हाइपरटेंशन कहते हैं। नंबर 3 पे जब भी ये लेना है तो आमतौर पे इधर हमारी ब्रेकियर आर्टरी होती है, इससे ऊपर जो जिसे हम आम कहते हैं वहाँ पे होना चाहिए, और जो भी कफ होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट साइज होना चाहिए। यानी कि एक बच्चा है तो उसका कफ वेरिएबल है, और एक बहुत ज़्यादा ओबीस पर्सन है तो उसका कफ वेरिएबल है। और इसके लिए मिनिमम जो है हमें 1 वीक टू 1 मंथ में 7 to 10 रीडिंग डिफरेंट टाइम पे चाहिए होती हैं टू डायग्नोज हाइपरटेंशन। दुनिया में इसका उन्होंने दूसरा भी एक तरीका निकाला जो कि हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है कि 24 आवर डिवाइस लग जाती है। 24 आवर जो है वो एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग हो जाती है ब्लड प्रेशर की। तो वो सोते हुए जागते हुए पेशेंट कोई भी तो वो हो जाती है। तो यूजुअली इस इज मोर हेल्पफुल टू डायग्नोज द हाइपरटेंशन। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों के पास बीपी एपरेटस जो हैं वो घर पे मौजूद हैं और डिजिटल हैं, तो उस पर भी बताइएगा कि सही तरीका क्या है, क्योंकि जो डिजिटल होता है वो कभी कुछ प्रेशर दे रहा होता है, कभी कुछ, तो क्या कोई एवरेज ले लेनी चाहिए इन ब्लड प्रेशर की, क्या करना चाहिए? यूजुअली जो आपने ये क्वेश्चन पूछा जी बहुत अच्छा है ये, क्योंकि पॉपुलेशन में बड़ा कॉमन हमसे पूछा जाता है और हॉस्पिटल में भी अब डिजिटल ज़्यादातर यूज होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपने डिजिटल अपने बीपी ऑपरेटर को चेक किया हो विद नॉर्मल जो मर्करी का बीपी ऑपरेटर है कि उसके साथ वो मैच करता है। नंबर 2 हम ये रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट जब आप रीडिंग लें तो अपने दोनों आर्म्स की लें। अच्छा। क्योंकि वो डिजिटल है और अगर उसमें 18-20 का डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट उसकी रीडिंग ठीक आ रही होती है। और मिनिमम अगर आपको रीडिंग में डाउट है तो 3 रीडिंग लेके उसका एवरेज लेना चाहिए उसके हिसाब से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी वो बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कम, तो डिजिटल है तो इसलिए बेहतर है कि आप उसकी एवरेज निकाल लें। बेसिकली जब डिजिटल से आप लेंगे तो फिर आपने अपने आर्म को मूव भी नहीं करना, उसको रेस्टिंग पोजीशन में इस तरह रख के फिर आपने ब्लड प्रेशर और जो हाथ का आपका लेवल है वो आपके हार्ट से नीचे होना चाहिए, राइट? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अगर बीपी ज़्यादा हो रहा हो तो उसकी क्या अलामत होंगी, किस तरह से पता चलेगा कि मेरा बीपी जो है वो शूट अप कर गया? बेसिकली आपको सर में दर्द होता है, कनपट्टियों में दर्द होगा, पीछे गुद्दी में इस जगह पे दर्द होगा, आपकी दिल की धड़कन आपको तेज़ महसूस हो सकती है, बेतरतीब महसूस हो सकती है। एक चीज़ होती है जिसको हम पाउंडिंग पल्स कहते हैं, जिसमें आपको इस जगह पे अपनी दिल की धड़कन खुद फील होती है, आवाज़ आती है, 7 कानों में आपको आवाज़ आती है।
सकती है। हाँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसकी इलामात हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और आपका कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपके दिल पे इसका कोई इफेक्ट आ रहा है तो उससे आपकी छाती में दर्द हो सकता है, जॉ में पेन हो सकता है, लेफ्ट आर्म में पेन जा सकता है। तो ये सब वो इलामात हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को शो और करती इसमें हैं। आपने क्या करना है डॉक्टर शमूना, आपने फौरन से डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने स्ट्रेस आउट नहीं करना, काम रहना है, क्योंकि स्ट्रेस एक रीज़न है आपके ब्लड प्रेशर की, तो उसमें आपने काम आउट करना है। उसके अलावा ये कि आपने थोड़ी देर बैठ के डीप ब्रेथ्स लेनी है, 2 से 3 डीप ब्रेथ्स लेके फिर आपने अपनी ब्रेथ को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। अच्छा। और उससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होगा और इमीडिएटली आपने डेफिनेटली डॉक्टर के पास या जो आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल हो वहाँ तो जाना है। अगर आप कोई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं और आपसे वो स्किप हो गई तो आप वो भी उस वक्त ले सकते हैं, फौरन से ले लें जाने से पहले। अच्छा, ये तो हाई बीपी की अलामात थी। अगर लो बीपी हो रहा हो, थोड़ा सा ये हम कंपैरिजन में बता देते हैं ताकि ये ना हो कि हाई बीपी को लो बीपी से लोग कंफ्यूज कर लें। तो लो बीपी का भी थोड़ा सा बता दें कि क्या अलामात होती हैं। देखिए, जो लो ब्लड प्रेशर है उसमें बेसिकली जो है इस तरह से आपकी कनपट्टी पे दर्द नहीं होता, हेडेक उसमें हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, उसमें आपकी टोटली आपकी एक लो मूड फीलिंग आएगी, आपका उसमें कोई पीछे से हिस्ट्री भी होगी कि आपने सारे दिन खाना पीना प्रॉपर नहीं किया, आप गर्मी से आ रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपके हल्का सा कोई अंधेरा आए, चक्कर आए, डिजीनेस सी फील हो, या सेकेंडली ये कि अगर आप बैठे हुए हैं और बैठ के उठ रहे हैं तो उस वक्त भी आपको एकदम से चक्कर आ सकते हैं। तो इससे आपकी लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज, या कोई बीमारी नहीं है। ठीक, आप उसमें जूस ले लें, कुछ खा पी लें, उससे आप बेटर फील करेंगे। अच्छा डॉक्टर वासिफ, ये वजूहात क्या हैं आजकल? क्या हमारी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर हमारी खुराकें ऐसी हैं, या हम सो सही नहीं रहे? ये क्यों ब्लड प्रेशर का मर्ज इतना बढ़ क्यों गया है? अच्छा, ब्लड प्रेशर के ना बहुत सारी वजूहात है। इसमें जो प्राइमरी आपने जैसे कहा था हाइपरटेंशन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये 30 के बाद होती है, इसे हम एसेंशियल प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसमें बेशुमार वजूहात है। नंबर 1 तो इसमें जेनेटिक इन्वॉल्व होते हैं कि अगर ये फैमिली में है तो 30% रिस्क है कि आगे फैमिली में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 2 हमारा हाई सॉल्ट इनटेक है, जो कि ग्रेजुअली इस पे भी बात करेंगे, सॉल्ट इनटेक पे। नंबर 3 ये है कि आपने अगर आप ऑब्जर्व करें तो यूजुअली हमारी पॉपुलेशन में अब 40 के बाद जो है लोगों की सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, और उनकी ओबेसिटी, इनफैक्ट ओबेसिटी नहीं, उनकी जो फैट की अकमुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हो जाती है, रगों को तंग कर देती है, वो भी एक वजह में शामिल हुआ है। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस, जो एंजाइटी है, यूजुअली से आपका सिम्पथेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो अगर मुसलसल कोई स्ट्रेस में देगा तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो ब्लड प्रेशर के। अच्छा, क्या गोश्त खाने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है? क्योंकि कहा जाता है कि कुछ लोग गोश्त जो ज़्यादा खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। अच्छा, यूजुअली अगर हम पल से बात करें तो डाइट से ऐसा ब्लड प्रेशर खुद से हाई नहीं होता, लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मदद में मुतला हो जाते हैं उन्हें हम एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ें कम कर दें, जैसे कि स्पेशली जो रेड मीट है उसका काफ़ी रोल होता है कि ये जो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि खून की नालियों में जो है वो चिकनाई और रेड मीट के जमने का चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो स्टिफ हो जाती हैं, तो उसके साथ जो है ये बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये ज़्यादा उन लोगों में है जो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मदद में मुतला हो जाते हैं। बाकी मुतवाज़न ग़िज़ा हमेशा रिकमेंडेड होती है अगर एक बंदा जो है किसी मरज़ में नहीं मुतला तो। डॉक्टर शमूना, सॉल्ट के मुतालिक बताइएगा। सर ने कहा कि भाई सॉल्ट जो है वो कम कर देना चाहिए। अब जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है वो तो सॉल्ट कम कर दे, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि पूरा घर ही फीका खाना शुरू कर देता है, तो क्या सॉल्ट बिल्कुल छोड़ देना चाहिए? सॉल्ट क्या इतना नुकसानदेह है, या बाकी लोगों को नॉर्मल जो सॉल्ट है वो लेना चाहिए, और एडेड सॉल्ट जो कि हम लोग सैलड्स के ऊपर ज़्यादा डालकर खा रहे होते हैं वो नहीं करना चाहिए? आप क्या कहेंगे? बेसिकली बाकी तो फैमिलीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए नमक। जो आपका ब्लड प्रेशर का जिसको तकलीफ है उसके लिए जो रिकमेंडेड है वो होता है 1 टीस्पून इन अ डे। ठीक। बाकी जो फैमिली है उनको नमक नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम वैसे ही बात करें बैलेंस डाइट की, तो उसमें हमें एडेड सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। जो हमारी डाइट है आजकल उसमें हम अनइंटेंशनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें सॉल्ट होता है, जैसे कि अगर आप देखें जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है वो कहते हैं हम केक्स खा रहे हैं। अच्छा। वो बेसिकली मीठी डिश है, लेकिन उसमें आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसमें सॉल्ट ऑलरेडी एडेड होता है। इसके अलावा जो आपके कैंड फूड है, बहुत अच्छी आपने बात की कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बिल्कुल, कैंड फूड जो हमें नहीं कभी हम उस बारे में सोचते, उसमें भी आपका एडेड सॉल्ट होता है। तो जस्ट वी हैव टू टेक केयर। और बाकी हर बंदे के लिए जिसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है
उनको एक बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। सॉल्ट, एक्सेसिव सॉल्ट किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दें, सॉल्ट को बिल्कुल ही छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर वासिफ, कुछ लोग जो हैं वो गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा गुस्सा जो है वो आपने मुझे दिला दिया है और अब मेरा बीपी ऊपर चला जाएगा, शूट अप कर देगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा इस वजह से आ रहा है क्योंकि मेरा बीपी हाई है, तो ये बीपी और गुस्से का क्या कनेक्शन है? बीपी और गुस्से का ना दो तरह का कनेक्शन है। अच्छा, अब यानी बड़ा गहरा कनेक्शन है, बड़ा गहरा कनेक्शन हो गया। नेचुरली नॉर्मली फिनोमेना क्या होता है कि किसी भी इंसान को जब भी ब्लड उसके गुस्सा आएगा तो उसका बॉडी में सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो आमतौर पे उसके साथ फॉर सम टाइम उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो आप उसे और गुस्सा ना दिलाएं। जी, उससे और गुस्सा। लेकिन ऐसे भी होता है कि जिन लोगों का मुसलसल ब्लड प्रेशर हाई रह रहा होता है और वो पहले से डायग्नोज नहीं होते, तो उनमें ये 3 अलामतें आती हैं। नंबर 1, उन्हें चिड़चिड़ापन हो जाता है, उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है और उन्हें थकावट रहने लगती है। अच्छा। अब अगर कोई भी मरीज़ जो पहले से ब्लड प्रेशर का नोन नहीं है और उसे ये 30 साल की उम्र के बाद ये तब्दीलियाँ उसके जिस्म में शुरू हो गई हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं थी, तो फिर हम उनके लिए रिकमेंड करते हैं कि इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करवाएं। डिफरेंट आज में ब्लड प्रेशर उनका चेक हो, ताकि अगर उनमें अनडायग्नोज ये चल रहा है तो डायग्नोज हो सके। अगर मैं WHO का और वैसे डाटे की बात करूँ तो पाकिस्तान में, इवन के पाकिस्तान में इन एवरी 5% 1% को जो है ब्लड प्रेशर की डिजीज है, ये इतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ऑल्दो के हमारे पास डायग्नोसिस नहीं होते डॉक्टरों के पास, लोगों के। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपना रिकॉर्ड खुद मेंटेन कर लें और फिर वो ले जाएं, आप क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे बेस्ट तो ये है, वो उस सूरत में लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, डॉक्टर को भी पता चल जाएगा। नहीं तो डॉक्टर के पास आप एक दफ़ा गए और सिंगल रीडिंग पे किसी भी, आपको पता है ये ब्लड प्रेशर जो है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है, तो सिंगल रीडिंग पे किसी को भी ब्लड प्रेशर का लेबल करना बड़ा मुश्किल काम है, अनलेस अनटिल जैसे डॉक्टर शमूना ने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी वो बहुत हाई हो, जैसे 160 170 सिस्टोलिक हो, 100 से ऊपर डायस्टोलिक हो, तो फिर हम सिंगल रीडिंग पे भी बाज कर लेते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि पूरा रिकॉर्ड हो तो उसके साथ। डॉक्टर शमूना, इसका इलाज क्या है? क्या डाइट हम कर लें, एक्सरसाइज कर लें, या दवाइयाँ भी इस्तेमाल करना ज़रूरी हैं? और दवाइयाँ कब दी जाती हैं? और क्या डॉक्टर अपने शौक से दवाइयाँ देते हैं या तब देते हैं जब ज़रूरत होती है? ये बताइएगा। देखिए, अगर वही वाली बात है कि ब्लड प्रेशर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जो स्टेज 2 ब्लड प्रेशर होता है 140/90, ये कट ऑफ वैल्यू है जो सबको याद होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर है तो दवाई मस्ट होती है, मेडिसिन इज़ अ मस्ट है उसके लिए। अगर इससे कम है तो फिर हम एक चॉइस मतलब कि दे सकते हैं, ऑप्शन दी जा सकती है कि अगर अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, अपनी डाइट चेंज कर लें, वेट रिडक्शन की तरफ जाएं, अपना वेट को रिड्यूस करें, ये सब चीज़ें करके अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट टाइम होता है कि इसमें आप ये करें और उसके बाद देखें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इन चीज़ों से कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आपका 140/90 से ब्लड प्रेशर हाई है तो डेफिनेटली इसके लिए मेडिसिन मस्ट है। अच्छा, ठीक, मेडिसिन मस्ट है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो दवाई का उनका कोई टाइम नहीं होता, वो इवन मेरी मदर भी इस तरह से कहती हैं कि मैं तो नाश्ते के साथ लेती हूँ दवाई। अब कभी नाश्ता किया जा रहा है 7 बजे, कभी 10 बजे, तो कितना ज़रूरी है कि टाइम पे दवाई ली जाए? देखिए, मेडिसिन, आप जरा डराएं लोगों को ताकि टाइम से दवाई ली जाए। नहीं, मेडिसिन जो है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू टाइम ही लेनी चाहिए। इसका हमें जो वो हम लिंक कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, डिनर, इन चीज़ों के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ब्लड प्रेशर की टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, इसकी कंप्लाइंस भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मींस कि आप उस एक टाइम रख लें, फॉर एग्जांपल 8 o'clock, 10 o'clock, 6 o'clock, तो उस तरह कभी भी ना आपकी डोज मिस होगी और ना आपके ब्लड प्रेशर में जो वेरिएशन आती है वो आएगी कभी। बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी बॉडी मेंटेन कर रही होती है ब्लड प्रेशर तो वो तो नेचुरली हो रहा है, लेकिन अगर आपने दवाइयों से इसको करना है तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर वासिफ, कोई और भी तरीका इलाज है? कुछ लोग कहते हैं देसी तरीका कर लो, दवाइयों पे नहीं जाना चाहते हैं और कहते हैं जौ का पानी पी लो, अदरक खा लो तो शरियानें खुल जाती हैं, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? अच्छा, अभी इसमें ऐसे है कि हमारा, क्योंकि एशिया में ना ये मिथ बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, तो देसी चीज़ें यूजुअली जब अगर ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रह रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा कोई हेल्पफुल नहीं होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने क्वेश्चन पूछा डॉक्टर शमूना से, उसमें मैं कुछ ऐड ऑन कर देता हूँ कि जो डाइट है इसमें एक इंटरनेशनली रिकमेंडेड है डैश डाइट।
ओके वो डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन के नाम से अच्छा, वेरी नाइस। उसकी इम्पोर्टेंस, जैसे आपने इनिशियली मीट का क्वेश्चन किया था, तो वो डाइट जो है बैलेंस डाइट है, जिसमें मोर वेजिटेबल, मोर फ्रूट को इनकरेज किया गया, और ये रेड मीट और ये जो फैट की इंटेक है उससे डिस्करेज किया गया। तो यूजुअली जो हमारे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की बीमारी में मुब्तला हैं, अगर वो गूगल पे किसी जगह भी डैश डाइट डालेंगे तो उनके लिए एक बैलेंस डाइट आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ अपने डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। नंबर सेकंड, जो ब्लड प्रेशर है उसे कुछ टाइम के लिए डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, वेट रिडक्शन के साथ कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन से अगर एक दफ़ा ब्लड प्रेशर डिagनोज हो जाए और वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन हो, तो उससे रुका नहीं जा सकता। अब ये जितनी भी देसी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास अप्रोच नहीं होती कि वो मुसलसल अपना ब्लड प्रेशर को चेक करवा सकें, तो वो जब उनके वो फॉर टाइम बीइंग सिम्टम रिलीव्स होते हैं, जो कि ग्रेजुअली बॉडी जिनके आदी हो जाती है, अच्छा। तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद ये वर्कआउट करते हैं, इसीलिए ब्लड प्रेशर को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर, यानी कि ये खामोश कातिल है कि बॉडी में हुआ, आपने लापरवाही कर दी, आपने देसी नुस्खों से इसे ठीक करने की कोशिश की, आस्ता आस्ता आपकी जिस्म जो है इस चीज़ का आदी हो गया। अब ये अंदर ही अंदर आपको नुकसान बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, इस पे हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग दवाइयाँ डॉक्टर शमोना इसलिए नहीं खाते, वो कहते हैं कि मैंने अगर एक दफ़ा खा ली तो मैं ज़िंदगी भर इस पे लग जाऊंगा, और दे डोंट वांट दिस। अच्छा, मैं इसमें कहती हूँ कि यार अगर आपको आपकी आईसाइट वीक हो जाती है तो आप ज़िंदगी भर एनके भी तो लगाते हैं ना, उस पर आपको एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोई और बीमारी हो गई और उसके लिए आपको दवाइयाँ खानी है तो आप लोग नहीं खाना चाहते, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप उसकी मेडिसिन रेगुलर नहीं लेंगे तो इसके आपके बॉडी पे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बीमारी इस तरह की है कि जिसको आप विदाउट मेडिसिन कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आपका दिल अफेक्ट होंगे, गुर्दे अफेक्ट होंगे, आपकी आइज अफेक्ट होंगी। सही। तो ये बेहतर है कि आप वो तमाम चीज़ों को बचाने के लिए अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। हाँ, आप दवाइयों को बचा रहे हैं कि आपको दवाइयाँ ना इस्तेमाल करनी पड़े, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह गुर्दों का फेलियर भी इसकी वजह से हो सकता है, उसके मुतालिक कुछ बताइए कि किस तरह से। बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेशंस जरा मैं चाहती हूँ हम डिस्कस कर लें कि क्या क्या हो सकता है, सर से लेकर पाँव तक जरा बताइए क्या क्या। देखिए, इसमें आपकी आंखें इफेक्ट हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो दिमाग की शरियानें हैं वो फट सकती हैं, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। नंबर 3, अगर आपकी किसी भी आर्टरी के अंदर, कोई भी रग के अंदर अगर कोई मतलब ब्लॉकेज आ जाती है तो उससे आपको फालिज का अटैक हो सकता है। वही ब्लॉकेज अगर आपके दिल में हो जाती है तो वहाँ पे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वही ब्लॉकेज अगर आपकी गुर्दों की तरफ चली जाती है तो किडनी फेलियर हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इनके बचाव के लिए बहुत हद तक ये ज़रूरी है कि वो एक मेडिसिन, एक टैबलेट जो आपने डेली लेनी है वो ले लें। दैट इज मच बेटर। बिल्कुल, कि बजाय इसके कि यू एंड अप विद सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और आपको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़े, तो बेहतर ये है कि आप वक्त पर दवाई इस्तेमाल कर लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर वासिफ, अगेन मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये मर्ज़ इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गया है, और आपके ख्याल से क्या करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए? हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं, जिस तरह कि आपने कहा कि जेनेटिक्स का रोल है, अब अगर मेरी फैमिली में हाइपरटेंशन है एंड आई वांट कि मैं इससे बच जाऊं या इसको किसी तरीके से डिले करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अब जैसे आपने पहले बात की है कि अभी इसकी प्रिविलेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी एक रीज़न तो ये मोबाइल फ़ोन है। अच्छा। मोबाइल फ़ोन और हमारा ये टीवी और ये मीडिया है कि जो जितनी भी यंग जनरेशन है वो इसकी इतनी ज़्यादा आदी हो गई है कि उनकी लाइफ में एक्सरसाइज, उनकी लाइफ में गेम्स और इस चीज़ के कोई मतलब के कोई जगह ही नहीं रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी और हर स्कूल और जिस जगह पे भी हमारी यंग पॉपुलेशन है वहाँ पे इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए, लोगों को एक्सरसाइज की तरफ राग़िब करना चाहिए, लोगों को उनकी जो डाइट है उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, और आस्ता आस्ता लोगों को डेली अपनी लाइफ में ज़्यादा ना भी हो तो 30 से 45 मिनट जो है अपनी बॉडी के लिए निकालने चाहिए अपने लिए टाइम निकालिए। वो जो कि वो रेगुलर वॉक की सूरत में कर लें, रेगुलर एक्सरसाइज की सूरत में कर लें,
और जैसे आपने बताया कि अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर रन हो रहा है तो इसका मतलब है कि 33% चांसेस है कि ब्लड आपको प्रेशर भी होगा, इसलिए आप तो कोशिश कीजिए हाँ, कि आप ये सब कुछ जो आपने बताया है इस पर अमल करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने हाइपरटेंशन के हवाले से गुफ्तगू की, और अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो अगर खून की नालियां तंग होंगी तो ब्लड को उनमें से गुजरते वक्त मुजाहमत होगी और उसका असर जो है वो आपके दिल पर पड़ेगा, आप दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो असरअंदाज होगा। इसलिए अगर आपका जो ये मर्ज है आपका डायग्नोज हो गया है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, इसका इलाज करवाइए, क्योंकि अगर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जिस तरह के डॉक्टर शमूना ने बताया, आपको फालिज हो सकता है, आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं, आपकी आई साइट पर फर्क पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बीमारी को लाइटली ना लिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।